नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइको रीड में। और अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। इससे पूर्व हमने वंशानुक्रम का क्या तात्पर्य है अथवा क्या अर्थ है, वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है, ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया। अब चलते हैं हम बालक पर वंशानुक्रम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप आओ, मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव। तो एक विद्वान थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इन्होंने बताया कि जो बालक की जो मूल शक्तियां हैं, जो जन्म से उसकी जो जन्मजात अथवा मूल शक्तियां जो उसके साथ आ रही हैं, यह मूल शक्तियां का जो सीधा प्रधान जो संबंध है वो किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है। यानी जो व्यक्ति की मूल शक्तियां हैं, जो जब बालक जन्म लेता है तो उसकी जो मूल शक्तियां हैं या जो जन्मजात शक्तियां हैं वो वंशानुक्रम के द्वारा सीधे प्रभावित होती हैं। यानी मूल शक्तियां अथवा जन्मजात शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित यानी वंशानुक्रम इन्हें सीधे डायरेक्ट प्रभावित करता है। यानी जिस भी प्रकार की जो शारीरिक अथवा मानसिक क्षमताएं या जो शक्तियां हैं जो बालक जन्म के साथ अपने साथ लेकर आता है, तो वो सीधे किससे आती हैं? वंशानुक्रम से आती हैं। ये मत किसका है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। तो मूल शक्तियों पर प्रभाव। अब अगला शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अब अगले विद्वान थे कार्ल पियर्सन। कौन? कार्ल पियर्सन थे जो अगले विद्वान थे। तो कार्ल पियर्सन का कहना था कि जो शारीरिक लक्षण आ रहे हैं बच्चे में, जो शारीरिक आकृति है, उसका आकार है, उसका बनावट है, यानी शारीरिक कद काठी है, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से किससे प्रभावित होती है? वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। यानी जिन माता पिता की लंबाई कम अथवा अधिक होती है तो उनकी संतान भी क्या है? संतान की लंबाई भी कम या अधिक होती है। जिन माता पिता का जो रूप है वो सुंदर है, रंग साफ है, तो उनकी संतान भी क्या है? सुंदर और रंग साफ आता है। तो ये किनका मानना था? कार्ल पियर्सन ने यह मत दिया। तो आप देख रहे हो, यानी माता पिता की शारीरिक बनावट, रूप, रंग अथवा कदकाठी अनुसार संतान का होना। यानी यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो संतान की भी लंबाई अधिक होगी। यदि माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। यदि माता पिता का साफ और स्वच्छ रंग है तो बच्चे भी साफ और स्वच्छ रंग वाले उत्पन्न होंगे। और यदि माता पिता का रंग अगर थोड़ा सा मंद है, काला है या दबा हुआ है, तो बच्चे भी उसी प्रकार के होंगे। तो जो कद काठी है, रूप रंग या बनावट है या शारीरिक लक्षण है, वो भी क्या है? वंशानुक्रम द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो ये किसका मत था? कार्ल पियर्सन का। अब आ जाओ अगला बिंदु। अब अगला प्रजाति की
श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो एक विद्वान थे क्लिनबर्ग। कौन थे? क्लिनबर्ग। तो क्लिनबर्ग का मानना यह था कि जो बुद्धि की श्रेष्ठता होती है वो प्रजाति के अनुसार होती है। किनका मानना था यह? क्लिनबर्ग का। यानी बुद्धि की श्रेष्ठता किसके अनुसार होती है? प्रजाति के अनुसार होती है। बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के अनुसार होती है। तो फिर क्लिनबर्ग ने बताया कि यही कारण है, इसी की वजह से जो अमेरिकी श्वेत व्यक्ति होते हैं वो नीग्रो व्यक्तियों से या नीग्रो प्रजाति के व्यक्तियों से क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो प्रजाति है, जो श्वेत प्रजाति जो अमेरिका में पाई जाती है, वो काली प्रजाति नीग्रो लोगों से क्या होते हैं? प्रजातिगत अंतर होता है, इसलिए उनकी बुद्धि, श्वेत व्यक्तियों की बुद्धि नीग्रो लोगों से क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। तो उसका कारण क्या है? उनकी प्रजाति है। यानी अमेरिकी लोग या श्वेत व्यक्ति बौद्धिक रूप से अधिक योग्य एवं सक्षम होते हैं किनकी तुलना में? नीग्रो अथवा काले लोगों की तुलना में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण उनकी प्रजाति है। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग प्रजाति है। एक श्वेत प्रजाति से जन्म ले रहा बालक है और दूसरा बालक नीग्रो प्रजाति में जन्म लिया है। परिणाम स्वरूप उनमें क्या होता है? बौद्धिक अंतर आ जाता है। बौद्धिक श्रेष्ठता श्वेत प्रजाति के बच्चे की अधिक होती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं वंशानुक्रम प्रभावित करता है। तो यह प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी क्या है? वंशानुक्रम प्रभाव डालता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो श्वेत प्रजाति है, श्वेत प्रजाति अधिक श्रेष्ठ है किनसे? नीग्रो प्रजाति से। ये आप देख रहे हो दोनों तरफ भुजा खुली होती है, उधर बड़ा, तो ये आप देख रहे हो श्रेष्ठ। अपेक्षाकृत नीग्रो प्रजाति से अधिक श्रेष्ठ। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण प्रजाति है, जिसकी वजह से प्रजाति पर भी क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह किसने बताया? यह क्लिनबर्ग ने बताया। अब आ जाओ आप अगला। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। अब एक विद्वान थे कैटल। कौन थे? कैटल। तो कैटल के अनुसार जो व्यवसायिक योग्यता होती है, व्यवसायिक दक्षता होती है, व्यवसायिक दक्षता अथवा व्यवसायिक योग्यता या व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करने की जो क्षमताएं आती हैं वो व्यक्ति में वंशानुक्रम से आती हैं। यानी जो व्यवसायिक योग्यता है, व्यवसायिक क्षमता है अथवा व्यवसायिक कुशलता है, वो व्यक्ति में कहां से आ रही है? अपने वंशानुक्रम से आती है। यानी व्यवसायिक योग्यता को, व्यवसायिक दक्षता को अथवा व्यवसायिक कुशलता को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। इसके लिए कैटल ने क्या किया? कैटल ने लगभग 885 अमेरिकी व्यवसायी परिवारों का अध्ययन किया। किसने किया? कैटल ने। और उन 8 व्यवसायी परिवारों का क्या किया? अध्ययन किया। और उनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप उसने निष्कर्ष निकाला कि ये 885 अमेरिकी व्यवसायी परिवारों के जो अधिकांश वंशज थे, उन्होंने क्या है? व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। यानी व्यवसाय करने में वो अधिक कुशल और निपुण निकले। तो आप देख रहे हो कैटल के अनुसार व्यवसाय की योग्यता भी कहां से आ रही है? आपके अंदर वंशानुक्रम से आती है। तो यह इसका विचार है कैटल का। अब आ जाओ
सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर भी क्या है, वंशानुक्रम प्रभाव डालती है। यानी यदि आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठित पद पर होंगे, तो ऐसे लोगों की संतान भी क्या होती है, उच्च पदों पर, उच्च प्रतिष्ठित पदों को क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। तो यह किसने इसको दिया, एक विंसिप नामक विद्वान थे। कौन थे, विंसिप। तो यह विंसिप नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अध्ययन करके बताया, इनके मत के अनुसार क्या होता है, सामाजिक स्थिति भी वंशानुक्रम पर प्रभाव डालती है। यानी सामाजिक स्थिति पर भी क्या है, वंशानुक्रम प्रभाव डालता है। जिन अभिभावकों की या जिन परिवार के मुखियाओं की, माता पिता की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, उनकी संतान की सामान्यतः क्या है, सामाजिक स्थिति अच्छी होती है और वो समाज में अच्छे पद अथवा स्थान अथवा प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। इसके लिए क्या किया, विंसिप ने एक प्रयोग किया। एक विद्वान था रिचर्ड एडवर्ड, विंसिप ने क्या है, एक व्यक्ति था रिचर्ड एडवर्ड। तो रिचर्ड एडवर्ड क्या था, बहुत गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। गुणवान व प्रतिष्ठित व्यक्ति था अमेरिका का। तो सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, ये विंसिप के मत के अनुसार क्या कहता है कि जो माता पिता की सामाजिक स्थिति है, गुणवान अथवा प्रतिष्ठित होती है, तो उनकी संतान भी क्या होती है, गुणवान एवं प्रतिष्ठित उत्पन्न होती है। यानी वो, उनकी संतान बड़े होकर समाज में उच्च एवं वरिष्ठ पदों को प्राप्त होते हैं और सम्मान मिलता है। तो ये किसका कहना था, विंसिप का। इसके लिए विंसिप ने क्या किया, एक प्रयोग किया। एक व्यक्ति था रिचर्ड एडवर्ड और यह बहुत गुणवान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो इसने क्या किया, एक महिला से विवाह किया जिसका नाम था एलिजाबेथ। कौन था, एलिजाबेथ। और यह महिला भी इसी की तरह गुणवती व प्रतिष्ठित महिला थी। दोनों का विवाह हुआ और दोनों के विवाह के फलस्वरूप इनकी कई पीढ़ियों तक इसने क्या किया, विंसिप ने अध्ययन किया। तो इसने अध्ययन किया, तो इसने अध्ययन में पाया कि इस पीढ़ी के अधिकांश जो व्यक्ति थे, अधिकांश व्यक्ति महाविद्यालयों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य और यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, एक व्यक्ति तो अमेरिका का कौन बना, उपराष्ट्रपति तक, प्रतिष्ठित सम्मानीय पद तक जा पहुंचा। तो आप देख रहे हो विंसिप ने इसके द्वारा इस पूरी पीढ़ी का कई पीढ़ियों तक क्या किया, अध्ययन किया। तो आप देख रहे हो कि अध्ययन करने पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो माता पिता गुणवान एवं प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी संतान भी गुणवान एवं प्रतिष्ठित होती है। यानी बड़े होकर समाज में उच्च एवं वरिष्ठ पदों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यह विंसिप ने, रिचर्ड एडवर्ड नामक एक अमेरिकी व्यक्ति था जो गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था अमेरिका का, उसका विवाह एलिजाबेथ नामक गुणवती और प्रतिष्ठित महिला से हुआ। वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल समतुल्य एवं समकक्ष थे। परिणाम स्वरूप उनकी जो संतान हुई और उनकी कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया गया, तो पाया कि उस पीढ़ी के जो अधिकांश वंशज थे वो अमेरिका के कई राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य बने। एक व्यक्ति तो ऐसा निकल कर आया जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बना और कई व्यक्ति महाविद्यालयों को, कॉलेजों के क्या अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। यानी बड़े बड़े सम्मानी और वरिष्ठ पद प्राप्त करते हैं। तो यह किसने बताया, विंसिप ने बताया। तो आप देख रहे हो कि वंशानुक्रम हर तरीके से क्या होता है, प्रभावी होता है। इसीलिए आप देखते हो हमारी जो भारतीय संस्कृति कहती है ना कि जो विवाह करो हमेशा कुल, खानदान और संस्कार युक्त परिवारों से संबंध जोड़ना चाहिए। इसी वजह से आप देखते हो आज जो हमारी संस्कृति है, जो एक तरीके से बेबस या लाचार है और उसको क्या है, उसका वास्तविक जो वैज्ञानिक महत्व है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जिसके क्या है, दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो सारे इतने बड़े बड़े विद्वानों ने क्या है, ये निष्कर्ष निकाले, रिसर्च करने के बाद, शोध करने के बाद ये चीजें बिल्कुल जस्टिफाई या सर्टिफाइड हुई है कि हाँ भाई वंशानुक्रम है वो बालक पर प्रभाव डालता है, बालक के विकास को प्रभावित
करता है। अब आ जाओ अगला। छठा, चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव। तो एक विद्वान थे डगडेल। कौन थे? डगडेल नामक विद्वान था, डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक था। तो इसने बताया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन उत्पन्न होती है और चरित्रवान माता पिता की संतान चरित्रवान उत्पन्न होती है। और ये हम देखते भी हैं, आप कहीं भी अपने धर्मशास्त्रों में ही देख लो। भगवान राम का जो वंश था रघु, तो रघु के कुल में सब चरित्रवान थे। तो आप देखते हो भगवान राम, उनसे पूर्व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, महाराज दशरथ, फिर लव और कुश, भगवान श्री राम स्वयं, एक से बढ़कर एक क्या हुए, इक्ष्वाकु वंश में सब क्या है, चरित्रवान व्यक्ति उत्पन्न हुए। तो क्यों हुए? क्योंकि डगडेल का जो तथ्य बिल्कुल सत्य हो रहा है कि भाई चरित्रवान माता पिता की संतान चरित्रवान उत्पन्न होती है और चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन उत्पन्न होती है। ये यानी चरित्र पर भी वंशानुक्रम क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। जैसे जिसके माता पिता का चरित्र हुआ, संतान भी वैसी ही चरित्र वाली बनती है। अब इसके लिए डगडेल ने क्या किया, सन 1877 में ज्यूक्स एक व्यक्ति था, इसका कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन किया। ज्यूक्स की पीढ़ियों का। तो ज्यूक्स का जन्म था 1720 ईस्वी में। इस ज्यूक्स का जन्म कब हुआ? ज्यूक्स का जन्म हुआ 1720 में। कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। और ये ज्यूक्स चरित्रहीन व्यक्ति था। कैसा था? कैसा व्यक्ति था? चरित्रहीन व्यक्ति था। अब इसने जो विवाह किया, तो जो विवाह किया वह भी चरित्रहीन महिला से किया। वो भी महिला कैसी थी? चरित्रहीन महिला थी। यानी जो सन 1877 में डगडेल ने जो प्रयोग किया वो ज्यूक्स की फैमिली पर, इसकी पीढ़ियों पर किया। तो ज्यूक्स का जन्म 1720 ईस्वी में हुआ था और यह न्यूयॉर्क में जन्मा। तो इस ये ज्यूक्स क्या था? चरित्रहीन व्यक्ति था और इसने चरित्रहीन महिला से विवाह किया। तो इसके जो लगभग जो कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन किया, लगभग तो 1000 व्यक्तियों पर अध्ययन किया। इसकी जो 5 पीढ़ियों तक अध्ययन किया और 5 पीढ़ियों में कितने? 1000 व्यक्तियों पर। यानी 5 पीढ़ी और 5 पीढ़ी में कितने व्यक्ति? 1000 व्यक्तियों पर इसने अध्ययन किया डगडेल ने। तो इसने पाया कि इस पीढ़ी के 5 पीढ़ियों में जो 1000 व्यक्ति थे उनमें अधिकांश व्यक्ति बाल्यावस्था में मर गए। लगभग यानी 300 के लगभग व्यक्ति क्या है? बाल्यावस्था में मर गए। उसके बाद 300 के करीब व्यक्ति बाल सुधार गृह अथवा दरिद्र गृह, यानी जहां गरीब या भुखमरे लोगों को रखा जाता है, तो दरिद्र गृहों में अपना जीवन बिताया। और लगभग 350, ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी। तो ये लगभग 1000 व्यक्तियों को उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट निकल के आए तो देखते हो कि 300 व्यक्ति बाल्यावस्था में मर गए। 300 के करीब क्या था? लगभग 300 सुधार गृहों में पहुंच गए और लगभग 350 के लगभग व्यक्ति थे वो निम्न कोटि के,
कार्यों में लिप्त पाए गए, यानी कोई वेश्यावृत्ति में लिप्त था, कोई अपराधी या क्रिमिनल प्रवृत्ति का बना, और मात्र केवल 20 व्यक्ति ऐसे निकले, यानी मात्र कितने 20 व्यक्ति जिन्होंने कोई सामान्य व्यवसाय करना पसंद किया। यानी आप देख रहे हो चरित्रहीन व्यक्ति की सारी संतान कितनी निकली, चरित्रहीन निकली। तो आप देख रहे हो केवल 20 व्यक्ति मात्र ऐसे निकले 1000 व्यक्तियों में जिन्होंने कोई अच्छा जीवन चुना, अच्छा रास्ता तय किया, यानी अपने व्यवसाय सामान्य व्यवसाय से अपना जीवन निर्वाह करना चाहा। अन्यथा बाकी 300 बाल्यावस्था में मर गए, लगभग 300 के करीब बाल सुधार गृहों में डली रहे जीवन भर, और वहीं पर मर गए, भिन्न भिन्न बीमारियों से रोगों से मर गए। लगभग 350 ने निम्न कोटि के कार्य किए, जिसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त थे। कोई वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं पाई गई और पुरुष भी पाए गए। मात्र 20 व्यक्ति ऐसे निकल के आए जिन्होंने सामान्य व्यवसाय चुना। तो आप देख रहे हो कि डगडेल की बात यह भी बिल्कुल सिद्ध होती है कि भाई चरित्रहीन माता पिता की संतान क्या होती है, चरित्रहीन होती है। तो इसीलिए आप देखते हो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्रबल और वैज्ञानिक है कि इसीलिए आप देखते हो कि हम अपनी संस्कृति के तहत लड़का अथवा लड़की देखने जाते तो कुल खानदान उसका देखते हैं। कुल खानदान इसीलिए देखते हैं, यदि कुल संस्कारवान और चरित्रवान होगा तो कल इनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी क्या होंगे, संस्कारी और चरित्रवान होंगे। और यदि कुल संस्कारहीन अथवा चरित्रहीन होगा तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी क्या होंगी, चरित्रहीन होंगे, और आपके कुल को भी क्या लगाएंगे, दाग लगाएंगे। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें सिद्ध है कि भाई चरित्र भी क्या है, वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होता है। अब आ जाओ अगला बिंदु, महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव। अब एक विद्वान थे गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। तो गाल्टन ने महानता पर अपना विचार दिया। गाल्टन ने कहा कि महानता भी वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित तो होती है, यानी जो माता पिता महान एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं उनकी संतान भी महान एवं उत्कृष्ट कार्य करती है। आप देखते भी हो कि ऐसे महान व्यक्ति जो प्रसिद्ध राजनेता हो, प्रसिद्ध साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो प्रसिद्ध, अथवा खेल कूद के क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध या बहुत महान खिलाड़ी हुआ हो, अथवा आप देखते हो किसी अन्य वैधानिक अथवा संवैधानिक पद पर हो, तो उनकी संतान भी सामान्य रूप से देखा जाता है कि उन्हीं वरिष्ठ पदों पर या महान कार्य के द्वारा महानता को प्राप्त कर लेती है। यह सामान्यतः होता है। तो यह किसने बतलाया, गाल्टन ने बतलाया। यानी महान माता पिता की संतान भी क्या होती है, महान होती है। महान माता पिता की संतान महान होती है। तो ये भी आप देख रहे हो, ये महानता भी क्या है, वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। यानी प्रसिद्ध राजनेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध खेलकूद खिलाड़ी या प्रसिद्ध साहित्यकार अथवा संगीतकार, तो आप देख रहे हो इनकी जो संतानें होती हैं वो भी क्या है, मान्यता को प्राप्त करती हैं। तो आप देखते हो चाहे किसी भी भारतीय सभ्यता में आप देख लो, एक से बढ़कर एक जो राजा महाराजा हुए हैं तो वो अपने पिता भी उनके मानते तो उनकी संतानें भी उनसे अधिक महान हुई। तो आप देख रहे हो चाहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद उनके और आगे की तरफ वंशज बढ़े तो महाराज दशरथ, महाराज श्री राम भगवान श्री राम, फिर उसके बाद अल्लाह और खुश। तो जैसे उनके माता पिता मानते, संतान भी उन्हीं तरह मानता को प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हो कि मानता भी क्या है, वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। अब आ जाओ अगला, बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव। अब बुद्धि पर प्रभाव विद्वान थे गॉडार्ड। कौन से विद्वान, गॉडार्ड।
अब यह गॉडार्ड नामक व्यक्ति ने बताया कि यह तो आपको हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि भाई बुद्धि यानी मानसिक योग्यताएं होती हैं, मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो भी आपके वंशानुक्रम के द्वारा क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो गॉडार्ड ने बताया कि यदि माता पिता उच्च बुद्धि वाले हैं, उच्च बुद्धि, तो संतान में भी क्या होगी, संतान भी कैसी होगी, उच्च बुद्धि वाली होती है। यदि माता पिता सामान्य है, सामान्य बुद्धि वाले हैं, तो संतान कैसी होगी, सामान्य बुद्धि वाली होती है। और यदि आप देखते हो माता पिता मंद बुद्धि है, माता पिता क्या है, मंद बुद्धि है, तो संतान भी कैसी होगी, मंद बुद्धि होगी। तो आप देख रहे हो कि गॉडार्ड के अनुसार बुद्धि भी क्या है, वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। जो माता पिता उच्च बुद्धि वाले होते हैं उनकी संतान उच्च बुद्धि वाली, जो माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं उनकी संतान मंद बुद्धि वाली, और जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं उनकी संतान सामान्य बुद्धि वाली होती है। तो आप देख रहे हो जो आपका जो वंशानुक्रम है वो बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बालक के स्वस्थ वृद्धि एवं विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम उसके एक किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं छोड़ रहा जहां वो उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा हो, लेकिन इनकी जो प्रभाव का जो दबाव कहें एक तरीके से या प्रभाव की प्रतिशत है वो थोड़ी बहुत अंतर होती है। तो ये हमने बताया, फिर जीव वैज्ञानिक पार करने प्रयोग करके बताया कि भाई वंशानुक्रम की तुलना में क्या होता है, वातावरण अधिक प्रभावी होता है। और वातावरण का फिर हमने 9:10 वंशानुक्रम वातावरण का क्या दिया, अनुपात दिया। इसी पे आधारित फिर वाटसन ने एक अपना वक्तव्य दिया कि मुझे स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे अच्छे से अच्छा जज या चोर बना सकता हूँ। तो ये उन्होंने किस पे दिया, वातावरण पे, कि वातावरण अधिक प्रभावी अथवा बलशाली होता है किसकी तुलना में, वंशानुक्रम की तुलना में। लेकिन वंशानुक्रम भी अपने आप में क्या रखता है, महत्व रखता है। तो बालक के स्वस्थ वृद्धि एवं विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व जो आपका टॉपिक है उसका आपका वंशानुक्रम का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको अगली क्लास में वातावरण से क्या करेंगे, रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।